विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग NVN के संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोरोना काल में होने वाले दुर्भाग्यपूर्ण बलात्कार की चर्चा करेंगे। देश में कोरोना का प्रकोप इस तेजी से बढ़ रहा है कि ये किसी शैतान को इंसान बनाने के लिए काफी है। परंतु इस परिस्थिति में अगर मानव के भीतर बैठा राक्षस प्रकट होता रहे तो इससे समझा जा सकता है कि हमारा समाज कितना नीचे गिर चुका है। बलात्कार की बात आती है तो भारत में दिल्ली का नाम मस्तिष्क में अपने आप आ जाता है। दिल्ली को फिलहाल विश्व भर में रेप कैपिटल के तौर पर ख्याति प्राप्त है। अब जो घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं उनमें एक दिल्ली और एक बिहार की है, यानी एक जहां आखिरी चुनाव हुआ था और दूसरा जहां पहला चुनाव होने वाला है। लेकिन ये चुनाव का मुद्दा कभी नहीं बन सकता, इसलिए कि हमारे देश में चुनाव केवल भावनात्मक इश्यूज पर लड़े जाते हैं। कोरोना के मामले में दिल्ली की तुलना आमतौर पर महाराष्ट्र से की जाती है क्योंकि वो राज्य का दर्जा प्राप्त शहर है, परंतु हकीकत में वो एक शहर ही है और उसकी जनसंख्या मुंबई से केवल 2.5% अधिक है। इस हिसाब से देखें तो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या मुंबई के मुकाबले दिल्ली में 50% ज्यादा है। यानी अगर मुंबई में 25 जुलाई तक संक्रमितों की संख्या 84,000 है तो वहीं दिल्ली में 1,27,000 पर पहुंच गई है। दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर कोरोना की रोकथाम में राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी विशेष ध्यान देती है। गृह मंत्री अमित शाह अपने अहमदाबाद से ज्यादा दिल्ली की चिंता करते हैं क्योंकि वहाँ तो बेचारे मतदाता रहते हैं, यहाँ मत खाता रहते हैं और आजकल देने वालों से ज्यादा महत्व लेने वालों का हो गया है। दिल्ली में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बिस्तर वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर बनाया गया। 28 जून को छतरपुर के इस कोविड सेंटर का गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। तैयारियों की समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगा। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे। इसी सेंटर में कोविड पॉजिटिव की 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ 15 और 16 जुलाई की रात को रेप का मामला सामने आया। ये घटना उस समय हुई जब युवती देर रात वॉशरूम जा रही थी। यह कुकर्म इलाज करा रहे 19 साल के युवक का है। उसके एक साथी समेत उसे हिरासत में ले लिया गया है। इसका एक भयावह पहलू ये भी है कि बलात्कारी युवक के साथी ने रेप का वीडियो भी बना लिया। इससे पता चलता है कि निर्भया मामले में फांसी के बावजूद अपराधियों के मन में कानून का डर बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार की क्रूरता केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देहात भी इससे प्रभावित हो गए हैं। इससे पूर्व बिहार में एक युवती ने अपने साथ रेप की शिकायत की थी। एक अन्य मामले में कोविड सेंटर के वार्ड बॉय पर दुराचार करने का आरोप लगाया गया था। बाद में वो बेचारी महिला का निधन हो गया। इस प्रकार की क्रूरता के लिए राक्षसी प्रवृत्ति के अलावा कानून व्यवस्था, समाज और प्रशासन भी दोषी है। इसका एक उदाहरण बिहार के अररिया जिलों में सामने आया, जहां रेप की सर्वाइवर और उसके 2 सहयोगियों को सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में जेल भेज दिया गया। यह अन्याय उस समय हुआ जब कचहरी में जज के सामने बयान दर्ज किया जा रहा था। इस सनसनीखेज मामले में बलात्कार पीड़ित को तो 10 दिन बाद बेल मिल गई, यानी वो जमानत पर रिहा होकर आ गई। लेकिन उस लड़की की मदद करने वाले तन्मय और कल्याणी अब भी जेल में हैं। इस रेप कांड की पीड़ित 22 साल की महिला साइकिल चलाती थी और मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहती थी। एक लड़के ने मोटरसाइकिल सिखाने का वादा किया था और कुछ दिन के बाद 6 जुलाई की रात को उसने इस पीड़िता को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया और उन लोगों ने इस अबला नारी का गैंग रेप किया। इस मामले में 10 जुलाई को अररिया महिला थाने में और फिर उसके बाद
जज साहब के पास अपना 164 के तहत बयान लिखवाना अनिवार्य था। वो बेचारी पैदल कल्याणी और तन्मय के साथ अररिया जिला कोर्ट पहुंची। एक पुलिस ने पूरा मामला सबके सामने पढ़ा। इससे जो उसको तकलीफ हुई होगी उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। वहां वो लड़का और उसकी माँ भी मौजूद थे, इसलिए वो लड़की घबरा गई। लड़के के परिवार वाले बात करने की कोशिश करने लगे, यहाँ तक बोले कि शादी कर लो। अब भला एक ऐसे आदमी से कौन लड़की शादी कर सकती है जो कि उसको अपने दोस्तों के हवाले रेप करने के लिए करके आ चुका हो। इस दौरान अखबार में नाम आया, पता छपा और सारी तफसील छप गई। इससे इस बेचारी महिला की खूब बदनामी हुई। वो जब अदालत में पहुंची तो पेशकार ने कहा, चेहरे का कपड़ा हटाओ। चेहरा देखकर बोला, अरे हम तुमको पहचान गए, तुम साइकिल चलाती थी ना, हम बहुत टोकना चाहते थे पर नहीं बोले। इसके बाद कोर्ट में लंबे इंतजार के बाद जज साहब ने अपने कमरे के भीतर बुलाया। फिर वो बयान पढ़कर सुनाने लगे। उनके मुंह पर रुमाल था, इसलिए बयान समझ में नहीं आया। वो बोली, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप रुमाल हटाकर बताइए। जज साहब ने रुमाल नहीं हटाया। फिर बयान पर साइन करने के लिए कहा। चूंकि बयान उसकी समझ में नहीं आया था, इसलिए उसने मना कर दिया। जज साहब आग बबूला हो गए और बोले, क्या तुमको हम पर भरोसा नहीं है? बदतमीज लड़की, तुमको किसी ने तमीज नहीं सिखाया? वो बोली, नहीं सर, आप पर भरोसा है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए संकोच है। अब आप ही बताइए कि क्या उस लड़की का एक ऐसे बयान पर साइन कर देना सही था जो कि उसकी समझ में नहीं आया? डांट डपट के बाद उसने अपने हस्ताक्षर तो कर दिए। फिर जज ने दूसरे कर्मचारी, पुलिस और कल्याणी जो उसकी साथी थी उसको कमरे में बुलाया। जज साहब गुस्से में थे, इसलिए उस लड़की ने और कल्याणी दोनों ने माफी मांगी। जज साहब कल्याणी से पूछ रहे थे, तुम लोगों ने इसको तमीज नहीं सिखाई? जज ने कल्याणी और तन्मय की भी नहीं सुनी। हालांकि वो केवल ये अनुरोध कर रहे थे कि अगर बयान समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। जज साहब ने कहा, इतना काम है यहाँ, दिखता नहीं है। इस बीच उनकी वीडियो बनाई गई और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में जेल भेज दिया गया। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 10 दिन जेल में रहने के बाद उस महिला को तो जमानत मिल गई, लेकिन उसके साथी अब भी जेल में है। उनके खिलाफ केस में लिखा है कि उन्होंने गाली दी, बयान का कागज फाड़ने की कोशिश की। अब आप ही सोचिए कि ये गरीब लोग जज के कमरे में क्या ये सब कर सकते हैं? ये घटना बताती है कि बलात्कार की हिंसा झेलने के बावजूद आखिर इस देश की महिलाएं न्याय की गुहार लगाने से क्यों डरती हैं? और अगर यही व्यवहार रहा तो कैसे कोई उनकी सहायता के लिए आगे आएगा? और कौन हिम्मत करेगा कि किसी ऐसी पीड़ित की मदद करे? इसके बावजूद वो बहादुर महिला और उसके सहयोगी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके हौसलों को सलाम। परंतु प्रश्न ये है कि उस महिला की शिकायत पर आगे चलकर जो जज फैसला करेगा वो किसका साथ देगा? अत्याचार पीड़ित महिला और उसके साथियों का या अहंकारी न्याय शत्रु न्यायाधीश का? दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में ही हिंदुस्तान में महिलाओं की सुरक्षा का राज छुपा हुआ है। अगर हमेशा ही हमारे प्रशासन के जरिए, हमारी न्यायपालिका के जरिए अत्याचार पीड़ितों पर अत्याचार होता रहा और अत्याचार करने वालों को बचाया जाता रहा, तो इस समाज से अत्याचार कैसे खत्म होगा? बलात्कार कैसे मिटेंगे? हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।